तो हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के पैटर्न को समझ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के पैटर्न में हमने देखा था कार्बनिक यौगिकों के अंदर कि एक तो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, और वो कौन कौन सी होती है? नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और ये दो प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, ऑर्थो और पैरा कंडीशन के आधार पर दर्शा सकते हैं। और ये कौन कौन सी अभिक्रिया है? हेलोजनीकरण, फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ये चार प्रकार की महत्वपूर्ण अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार से होती है। डिपेंड करता है यौगिक किस प्रकार से है, फिर उसके आधार पर वो जो अभिकर्मक होता है उन अभिक्रियाओं के, तो वो उसके ऊपर जुड़ता है। या तो वो ऑर्थोपेरा स्थान पर जुड़ते हैं तो उनको हम लोग ऑर्थोपेरा देशिक अभिक्रिया कहते हैं, और अगर मेटा स्थान पर जुड़ता है तो उनको हम लोग मेटा देशिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये कौन कौन से समूह थे इसके लिए ट्रिक बताई थी कि इसके अंदर पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक अधिक और दूसरे वाले का यदि कम है तो वो ऑर्थोपेरा देशिकता प्रदर्शित करेंगे। और यदि मेटा स्थान पर है, मेटा देशिकता कौन दर्शाएंगे? तो वे ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए हैं और पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक कम है और दूसरे वाले का अधिक है, तो ऐसी स्थिति में मेटा देशिकता दर्शाएंगे। ये लास्ट वीडियो में अपनों ने पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसके अंदर इसके लिए क्या होता है कि जो भी क्रियाकारक आकर जुड़ता है वो प्रतिस्थापित होता है बेंजीन वलय के द्वारा, या यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनके द्वारा उसको प्रतिस्थापन किया जाता है। ये समूह इससे अनइफेक्टेड रहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया एल्किन और एल्काइंस के द्वारा होती है, जहां पर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होती है। 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके ऊपर पूरा का पूरा अणु आकर जुड़ता है, लेकिन पहले जुड़ता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में अपनों ने पढ़ी थी। अब हम लोग देख रहे हैं कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो नाभिक स्नेही में भी दो कंडीशन होती है, एक तो प्रतिस्थापन और दूसरी इसी की तरह हम लोग देखेंगे इसके अंदर भी दूसरी, इसके अंदर भी योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो कौन कौन से कंपाउंड्स जो रहते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। अगर हम लोग यहाँ ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारी जो कंपाउंड्स रहते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में बहुत आसानी से पता चल जाएगा देखते से कि ये कंपाउंड जो है इसमें आसानी से होने वाली अभिक्रिया ये किस प्रकार की है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है या योगात्मक है, या फिर नाभिक स्नेही योगात्मक है प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में है कि अगर इसका प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया जो करने वाला कंपाउंड होता है वो होता है हेलो एल्केन, जिनको हम लोग RX के द्वारा दर्शा सकते हैं। हमारा टॉपिक एक चैप्टर बनता है हेलो एल्केन हेलो एलिन्स, लेकिन ध्यान रखना हेलो एलिन्स के अंदर प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर बेंजीन की वलय आ गई है, तो बेंजीन की जो वलय रहती है उसके अंदर प्रतिस्थापन होता है, लेकिन किस प्रकार का होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है। जबकि हेलो एल्केन्स के अंदर प्रतिस्थापन होता है वो होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्यों होता है उसका तरीका हम लोग देखें तो इसके अंदर जो बॉन्ड रहता है इस बॉन्ड का RX हेलो एल्केन है, इसका बॉन्ड जो रहता है वो इधर की साइड पर शिफ्ट रहता है RX के बीच में। CX बंध की प्रकृति जिसको हम लोग एक पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। CX जो बंध है उसके अंदर कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड जो रहता है वो हेलोजन की ओर शिफ्ट रहता है, इसलिए कार्बन के ऊपर अपने आप में फील होता है प्लस आवेश और हेलोजन के ऊपर फील होता है माइनस आवेश। डेल माइनस लगाते हैं हम लोग उसको आंशिक, और इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं आंशिक धनावेश। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नाभिक स्नेही जिसके पास में नाभिक की जरूरत है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो नाभिक को स्नेह करता है, तो नाभिक को स्नेह करता है, नाभिक मिलता है उसको कार्बन के ऊपर, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रतिस्थापन करेगा वो करेगा नाभिक स्नेही प्रकार का प्रतिस्थापन करेगा। तो ये प्रतिस्थापन हेलो एल्केन्स के अंदर सरलता से होता है। और ये प्रतिस्थापन दो प्रकार के होते हैं, SN1 एंड SN2, मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN मोनोमोलिकुलर मतलब एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये कब होती है? जब ये तृतीयक हेलो एल्केन्स में सरलता से होती है, तृतीयक हेलो एल्केन्स उनके अंदर ये सरलता से होती है, और इससे थोड़ी सी टफ होती है द्वितीयक में, और द्वितीयक से टफ होती है प्राइमरी में, और प्राइमरी से भी टफ होती है मेथिल हैलाइड के अंदर ये इस तरह से होती है, और ज्यादा सबसे कठिनता से मेथिल हैलाइड में होती है। क्यों होती है? तो कार्बन जो रहता है, अगर तृतीयक हैलाइड की बात करें अपन तो R ये 3 जुड़े रहते हैं जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा रहता है। तो अगर ये नाभिक स्नेही के प्रभाव में इसका अणु जो रहता है वह विदलित होता है, टूटता है और कार्बन का निर्माण करता है। इस कार्बन में 3 R जुड़े रहते हैं, कार्बन का निर्माण करता है और X का विमोचन कर देता है, निकाल देता है इसको, और कार्बन का जो निर्माण करता है ये कार्बन प्रत्येक प्रकृति का रहता है, प्रत्येक कार्बन का स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, तो इस मंद प्रक्रम के अंदर एक ही क्रियाकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, वो करती है तृतीयक R3X के ऊपर
CX के ऊपर ही इसकी दर जो है निर्धारित कर रहती है, हेलाइड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको हम लोग एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हटकर इसके ऊपर अगली स्टेप के अंदर अगर ये इसकी फर्स्ट स्टेप देखें, ये इसकी फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड स्टेप के अंदर इसका जो रहता है कार्बोधनायन जो रहता है, कार्बोधनायन, इस कार्बोधनायन के ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, ये फास्ट रूप से इसके अंदर जुड़ जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ये तो मंद पद रहता है और ये यहाँ पर फास्ट पद रहता है। फास्ट पद के ऊपर जब ये जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर आकर अगर जुड़ता है तो इसमें अभिक्रिया की दर निर्धारित नहीं होती, तो अभिक्रिया की दर मंद पद से निर्धारित होती है। तो इस सिर्फ RX की सांद्रता पर ही अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरी प्रकार की जो इसकी अभिक्रिया पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ते हैं SN2 अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और द्विअणुक के अंदर ये क्रम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। CH3X जो रहता है मतलब मेथिल हैलाइड, वो उसके अंदर ये सरलता से होती है, और प्राइमरी के अंदर उससे थोड़ी कठिनता से होती है, द्वितीय के अंदर और कठिनता से, और तृतीय हैलाइड जो रहता है उसके अंदर ये एल्किल हैलाइड जो रहता है उसके अंदर ये और कठिनता से होती है। उसका कारण इसके अंदर कारण रहता है कि कार्बोधनायन जो तृतीय प्रकृति का बनता है उसका स्थायित्व अधिक होता है, इसलिए ये सरलता से बनती है। और इसके अंदर त्रिविम बाधा का फैक्टर काम करता है। हेलाइड के ऊपर जैसे मेथिल हेलाइड अगर अपन बात करें तो मेथिल हेलाइड में हर जगह पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए आता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में इसके अगेंस्ट फॉर्म पर जिधर हाइड्रोजन निकल रहा है उसके अगेंस्ट साइड पर आकर जुड़ जाता है, और इस तरह से एक 5 संयोजी कार्बन संकुल का निर्माण करता है ये, जिसके अंदर ये वाला हेलाइड जो रहता है वो निकलता हुआ रहता है और न्यूक्लियोफाइल जो रहता है इसके ऊपर जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। ये वाला इसका मंद पद रहता है। इस मंद पद में दोनों ही क्रियाकारक भाग में लेते हैं, दोनों क्रियाकारकों की सांद्रताओं का भाग लेती है, सांद्रता भाग लेती है, इसलिए ये SN2 प्रकृति की रहती है। सेकंड स्टेप में इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल जो रहता है इसके ऊपर आकर जुड़ता है, जहां से अपना हेलोजन निकलता है उसके अगेंस्ट फॉर्म पर आकर जुड़ जाता है। हेलोजन जिधर से जुड़ता निकलता है उसके उल्टी साइड पर आकर जुड़ता है, जिसको हम लोग विन्यास का प्रतिफलन कहते हैं। तो ये SN2 प्रकार की अभिक्रिया रहती है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही जो है वो हेलो एल्केन में सरलता से होता है। और किस प्रकार के हेलो एल्केन के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, 2 प्रकृति के होते हैं, डिपेंड करता है किस प्रकार का एल्किल हैलाइड है। अगर तृतीयक है तो उसके अंदर SN1 है, और द्वितीय अगर वो मेथिल है या फिर प्राइमरी है तो उसके अंदर SN2 प्रकार से सरलता से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें हुई। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जो नाभिक स्नेही के द्वारा होती है वो होती है इसके अंदर कौन से यौगिकों के अंदर सरलता से हो जाएगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो दूसरा प्रकार हम लोग देख लेते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का। तो योगात्मक जो अभिक्रिया रहती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये होती है CO कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, CO यौगिकों में। हेलाइड यहाँ पर भी CO लग रहा है, ये मेटादेशिकता दर्शाने वाले यहाँ पर भी CO लग रहा है, लेकिन ये RCl जो रहता है एल्किल के प्रतिस्थापित रहेंगे उनके अंदर, मतलब कीटोन के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर ये अभिक्रिया जो रहेगी उनके अंदर ये सरलता से होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर तो CO से जो रिलेटेड क्रियात्मक समूह है, CO से रिलेटेड क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो गए, एक तो CHO एल्डिहाइड, उसी प्रकार से CO मतलब इसको तो हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड, इसको पढ़ते हैं हम लोग कीटोन। इसको अगर हम लोग आगे की ओर देखें COOH तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो रहती है उसके अंदर भी अगर हम लोग देखें तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं सरलता से होती है। किस तरह से होती है और क्यों होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं सरलता से क्यों होती है, एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके अंदर अगर RC डबल बॉन्ड O और H ये एल्डिहाइड का ले लिया हमने, तो एल्डिहाइड के ऊपर नाभिक स्नेही जब रिएक्शन करने आता है तो डिपेंड करता है कि नाभिक स्नेही जब जुड़ने आता है इस बॉन्ड की कंडीशन क्या है, CO बॉन्ड की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। हमने हेलो एल्केन पढ़ा था तो CX बॉन्ड की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करी, अब यहाँ पर इस बॉन्ड की प्रकृति पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन जो रहता है इसकी ऋण विद्युतता कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए इसके बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड हो जाने की वजह से यहाँ पर अब इसका नया जो सीक्वेंस बनता है अनुनाद, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर अनुनाद की स्थितियां बन सकती है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस रहता है और कार्बन के ऊपर प्लस रहता है।
कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कि कार्बन जो रहता है, इसका कार्बन वो नाभिक स्नेही का क्या बन गया, नाभिक स्नेही का केंद्र बन गया, नाभिक स्नेही का केंद्र। अब ये नाभिक स्नेही को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, तो इसको किसकी जरूरत है, माइनस की जरूरत है। तो अब इसका जो अणु रहेगा RCOH, हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस है, और जब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल का जब इसके ऊपर अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल सीधा ही कार्बन पर अटैच होगा, ऑक्सीजन पर नहीं होगा। तो RCNU और ऑक्सीजन और ये H है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना है तो न्यूक्लियोफाइल भी यूं नहीं बना होगा, इसमें विषमांगी बंध विखंडन हुआ होगा, जैसे HNU अगर माने अपन तो इसका बंध विखंडन अगर हुआ हो तो H प्लस बनेगा, सॉरी H माइनस, अगर माइनस वाली है क्वांटिटी तो, और प्लस NU जो है वो प्लस, क्योंकि हम लोग इसको प्लस बता रहे हैं तो प्लस। तो कहने का मतलब अगली स्टेप में इसके ऊपर जुड़ने के लिए जो क्वांटिटी आएगी वो प्लस वाली, माइनस वाली आएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल खुद बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर आया हुआ है, बॉन्ड के यहाँ के साझेदारी के इलेक्ट्रॉन इसको देकर आया हुआ है, तभी जाकर, क्योंकि विषमांगी बंध विखंडन से ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे या फिर नाभिक नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर H जो बचता है वो H इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा और RCNU और इधर की साइड पर हो जाएगा OH और इधर की साइड पर हो जाएगा ये H पहले से चल रहा था एल्डिहाइड का, तो इस वजह से यहाँ पर OH बन जाएगा। जैसे अगर अपन इसकी जगह पर जैसे एक उदाहरण होता है इसके ऊपर रिएक्शन करें हम लोग, जैसे रिएक्शन कर दिया अपन ने एल्किल हैलाइड या फिर ये CHO के ऊपर HCN की रिएक्शन करा दी, HCN हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन। तो ये रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं तो क्योंकि इसके ऊपर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड आप ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं, ये H हो गया, इसके ऊपर HCN रिएक्शन कर रहा है तो HCN का बंध विखंडन जब होता है तो H के ऊपर प्लस है और CN के ऊपर माइनस है। तो ये माइनस वाली क्वांटिटी जो रहेगी, ये माइनस वाली क्वांटिटी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, तो वो कहाँ जुड़ेगी, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आकर जुड़ जाएगी, तो ये बना देगा CH3CCN और नीचे की साइड पर H ही सही, और इधर की साइड पर O था तो O के साथ में नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर कौन जुड़ेगा, O के ऊपर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसके ऊपर आकर H प्लस आकर जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा CH3COH और ऊपर की साइड पर CN है इसे, और ये यहाँ पर साइनोहाइड्रिन का निर्माण कर देगा। तो इस तरह से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो रहती है वह कार्बनिक यौगिकों के अंदर विषमांगी बंध विखंडनों से अगर नाभिक स्नेही बनता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन करता है। अब हम लोग इसको टोटल को एक बार समरी कर लेते हैं कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई अपने पास में और कौन कौन सी यौगिकीय अभिक्रिया हमको देते हैं। तो अपने पास अभिक्रियाओं को देने वाले जो कंपाउंड्स हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग एक बार और क्लियर कि इलेक्ट्रॉन स्नेही देने वाले कौन हो गए। एक प्रतिस्थापन वाली अभिक्रिया देंगे बेंजीन और उसके व्युत्पन्न, हमारे 12th के अंदर टॉपिक्स होते हैं, हेलो बेंजीन होता है या फिर फिनोल है या फिर एमीन्स होते हैं या फिर अपने पास में ईथर होते हैं जो अल्कोहल वाले चैप्टर्स के अंदर ही पढ़ते हैं, तो वो तो देंगे अपने को ऑर्थो पैरादेशिकता के अनुसार प्रतिस्थापन, और मेटादेशिकता के अनुसार NO2 समूह है या एल्डिहाइड कीटोन है जो बेंजीन के ऊपर प्रतिस्थापी के तौर पर लगे हुए, तो वो मेटादेशिकता के आधार पर इलेक्ट्रॉन स्नेही देंगे प्रतिस्थापन। और योगात्मक अभिक्रिया ये 11th के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर और नाभिक स्नेही के अंदर, क्योंकि ये यौगिक अगर हम लोग यहीं से पढ़ लेंगे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन, अगर ये यहीं पर पढ़ लिया जाता है तो हर प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना सरल हो जाता है, उसके बारे में जानकारी सरल हो जाती है। तो प्रतिस्थापन कौन दे रहा है, हेलो एल्केन, और इसमें दो प्रकार की होगी अपने पास में SN1 एंड SN2, और दूसरी प्रकार की हो रही अपने पास में योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया कौन देंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड्स किस किस प्रकार के हो रहे अपने पास में, ठीक है, एक तो हो रहा है CHO मतलब एल्डिहाइड, दूसरा हो रहा अपने पास में कीटोन, और अपने पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल है या फिर और भी प्रकार के जिसके अंदर अपने को इस तरह की कंडीशन, साइनाइड भी होता है, CN के अंदर भी इस प्रकार की बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि कार्बन के साथ में ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इन कंपाउंड्स के अंदर हम लोग नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम लोग देखिए ये दोनों प्रकार के जो बनते हैं, ये तो बन रहे थे अपने पास में इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही का निर्माण हो रहा था अपने बंधकर विषमांगी विखंडन से।
अगर अब हम लोग देखें कि बंध का समांगी विषमांगी किस प्रकार से हुआ, एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ फिर, कि ए और बी अपनों ने कोई रिएक्टेंट लिया था, इसके अंदर सहसंयोजक बंध था, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुए थे, तो ए के ऊपर माइनस आ गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, और बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसके ऊपर प्लस आ गया था। तो यहाँ पर बंध का जो विखंडन हुआ था वो विखंडन हुआ था विषमांगी तरीके से, ठीक है। तो इसकी वजह से अपने पास में एक राशि ऐसी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, जिसको अपनों ने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला है, तो इसको अपनों ने कहा था नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही कहा था। और दूसरा था जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसको अपनों ने कहा था इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये स्नेह करेगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही इसको नाम दिया था अपनों ने, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है अगर बंध का विषमांगी विखंडन नहीं होता और समांगी बंध विखंडन हो जाता, जैसे ए और ए करके कोई कंपाउंड है और इसका अगर समांगी बंध विखंडन हो गया, तो समांगी बंध विखंडन अगर होता है तो फिर क्या होता है, तो समांगी बंध विखंडन का मतलब कि इसके साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं अगर वो इस तरह से टूटते कि एक परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, समान तरीके से बंध का विखंडन भी होता है, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का वितरण सही तरह से हो जाता है एक एक के पास में। तो एक एक के पास अगर बंध का वितरण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन अधिकता वाली राशियां बनती है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकता वाली राशि बनी थी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अधिकता वाली राशि बनी, और इसको हम लोग कहते हैं मुक्त मूलक। तो ऐसी स्थिति से अगर बंध का विखंडन होता है तो मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, और मुक्त मूलक जब अभिक्रिया करती है, यह अभिक्रिया अगर करते हैं तो यह अभिक्रियाओं से मुक्त मूलक के द्वारा होने वाली अभिक्रिया होती है, जो हम लोग 11th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं, हेलोजनीकरण मुक्त मूलक के द्वारा होती है। और ये बंध विखंडन जब भी होता है मुक्त मूलक का, ये या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, या फिर दूसरे प्रकार का होगा ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होगी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये मुक्त मूलक से होने वाली अभिक्रिया रहती है। और मुक्त मूलक की जो अभिक्रिया रहती है उसको भी अगर हम लोग देखें कि ये किस प्रकार की हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, तो इसके 3 स्टेप होते हैं मुक्त मूलक के अंदर। ये होती है, ये किन कंपाउंड में हो रही है, अगर हम लोग देखें तो मुक्त मूलक की अभिक्रिया जो रहती है, मुक्त मूलक ये बंध का समांगी विखंडन अगर होता है, बंध का समांगी विखंडन, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है बंध का समांगी विखंडन हो, और ये किसकी प्रेजेंस में होगी, उपस्थिति किसकी चाहिए इसके अंदर, तो इसके अंदर उपस्थिति चाहिए अपने को या तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होती है, या फिर ये फिर होती है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड जो रहता है उसकी प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है। ये 3 चरणों में होने वाली अभिक्रिया होती है, ठीक है, 3 चरणों में अभिक्रिया होती है। और जैसा कि एक चरण इसका बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभन। प्रारंभन का मतलब होता है कि अगर कोई हेलाइड है, जैसे ये हेलोजनीकरण की मुक्त मूलक अभिक्रिया है, हेलोजनीकरण के अंदर होती है ये, जैसे Cl2 है उसको हम लोग लिख रहे हैं क्लोरीन एंड क्लोरीन, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम लोग देखें तो ये इसमें एल्केन के अंदर ये सरलता से होने वाली अभिक्रिया होती है एल्केन्स के अंदर। तो यहाँ पर इस बंध का विखंडन होता है और मुक्त मूलक का निर्माण होता है, 2 क्लोरीन मुक्त मूलकों का निर्माण हो जाता है, क्लोरीन मुक्त मूलक, ये क्लोरीन मुक्त मूलक बना। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रारंभन, जो कि पेरोक्साइड या फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। दूसरा इसका 3 स्टेप में होती है। दूसरा होता है इसके अंदर संचरण, और संचरण की जो क्रिया होती है वो संचरण की क्रिया होती है इसके अंदर कि मुक्त मूलक से मुक्त मूलक का निर्माण होना। जैसे कि उन्होंने कहा CH4 मीथेन के अंदर अगर ये हो रही है तो मुक्त मूलक से मुक्त मूलक का निर्माण होता है, तो क्लोरीन मुक्त मूलक की सहायता से इस CH4 का जो बंध रहता है वो इस तरह से टूट जाता है इस मुक्त मूलक की प्रेजेंस में, इसके अंदर समांगी बंध विखंडन हो जाता है और ये बना देता है मेथिल मुक्त मूलक। ये H, ये मेथिल मुक्त मूलक इसने बना दिया, प्लस HCl, यहाँ पर H और इसका जो हाइड्रोजन निकला है वो HCl का निर्माण कर देता है। और फिर ये मेथिल मुक्त मूलक जो रहता है CH3, ये मेथिल मुक्त मूलक और क्लोरीन को मुक्त मूलक निर्माण करवा सकता है, तो ये CH3 Cl बना देता है। इस क्लोरीन का मुक्त मूलक इस तरह से बन जाएगा विषमांगी बंध विखंडन, समांगी बंध विखंडन होकर, और यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक बना देगा। तो कहने का मतलब है एक बार मुक्त मूलक मेथिल वाला बना फिर क्लोरीन का बन गया, तो और कंटिन्यूटी में ये मुक्त मूलक बनते जाते हैं, इसलिए इस पद को हम लोग कहते हैं संचरण या प्रोपागेशन कहते हैं। और तीसरा होता है इसके अंदर समापन।
समापन का मतलब होता है मुक्त मूलक और मुक्त मूलक आपस में मिल जाते हैं। मुक्त मूलक जो रहता है ये अन्य दूसरे मुक्त मूलक से जुड़ता है, तब जाकर इसका समापन होता है। तो ये मुक्त मूलक से मुक्त मूलक होकर जो यौगिक बनता है स्थायी यौगिक, तब उसको हम लोग कहते हैं यौगिक का निर्माण कर देगा ये। जैसे कि एक मेथिल मुक्त मूलक बन गया था और दूसरा क्लोरीन मुक्त मूलक है, दोनों मुक्त मूलक अगर आपस में बन जाएंगे तो CH3Cl का निर्माण कर देंगे, इसको हम लोग कहेंगे इसका समापन। तो ये मुक्त मूलक से होने वाली अभिक्रिया होती है। और ये एल्केन के अंदर हेलोजनीकरण की अभिक्रिया जो रहती है, वो हेलोजनीकरण की अभिक्रिया मुक्त मूलक के द्वारा भी हो सकती है अगर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ये अभिक्रिया एल्केन में भी हो सकती है और बेंजीन में भी हो सकती है। बेंजीन के अंदर भी ये अभिक्रिया हो सकती है अगर वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजनीकरण करता है तो इस तरह से अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के यौगिक है और उनमें किस तरह से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और किस अभिक्रिया की विधि से वह अभिक्रिया होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि यौगिक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन के लेवल पर इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया गया कि मार्कोनिकॉफ जो अभिक्रिया है वो किस प्रकृति की अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉनफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रॉनफिलिक योगात्मक अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, तो वो वहां पर अपने को समझना रहेगा। उसी तरह से अगर पूछ लिया जाता है कि मेथिल या क्लोरोमेथेन जो है उसके अंदर सल्फोनीकरण की अभिक्रिया है तो वह किस प्रकृति की अभिक्रिया हो रही है, तो वहां पर भी अपने को इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो या इसको देखेंगे आप लोग तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अलग अलग यौगिक होते हुए भी उनमें रासायनिक अभिक्रियाओं को आप जो है छांट सकते हैं। थैंक यू।